गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। शौर्य, त्याग और बलिदान की त्रिवेणी राजस्थान की धरती, ऊंची अरावली की पहाड़ियां और उनके बीच खड़ा है एक ऐसा किला जिसने महान भारत के इतिहास को आकार दिया है। एक ऐसा दुर्ग जिसने सिर्फ राजाओं का उत्थान और पतन ही नहीं देखा, बल्कि आग में जलती हुई हजारों जिंदगियों का दर्द भी सहा। यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, करीब 700 एकड़ में फैला एशिया का सबसे बड़ा किला, जहां सुल्तानों ने सेनाएं भेजी, बादशाहों ने घेराबंदी की, लेकिन राजपूतों के शौर्य को परास्त नहीं कर पाए और स्त्रियों के स्वाभिमान को झुका नहीं पाए। जहां अपने सम्मान की रक्षा के लिए महिलाओं ने कुल 3 बार जलती हुई आग में छलांग लगा दी, यानी जौहर कर लिया, जिसकी दीवारों में सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सदियों की वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की गूंज आज भी सुनाई देती है। जहां का विजय स्तंभ आज भी उन अमर गाथाओं का मौन साक्षी बनकर खड़ा है। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर ऐसा क्या था इस दुर्ग में जिसके लिए इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासक बार बार इसकी ओर खींचे चले आए? क्या यह सिर्फ एक किला था या फिर राजपूताना की उस अडिग आत्मा का प्रतीक जिसे तलवार से जीता तो जा सकता था लेकिन कभी झुकाया नहीं जा सकता था? चित्तौड़गढ़ का महाभारत काल से संबंध। चित्तौड़गढ़ की कहानी राजा रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या महाराणा कुंभा से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें उससे भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। इतनी गहरी कि कुछ लोक कथाएं और मान्यताएं हमें सीधे महाभारत काल में ले जाती हैं। कहा जाता है कि जिस पहाड़ी पर आज चित्तौड़गढ़ का विशाल दुर्ग खड़ा है, वहां कभी पांडव आए थे। किंवदंती है कि जब भीम संपत्ति की खोज में निकले तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक योगी से हुई। योगी ने पारस पत्थर के बदले भीम से रातों रात एक विशाल किला बनाने की शर्त रखी। तब भीम ने अपने भाइयों और अपार बल की मदद से रातों रात लगभग पूरा किला बना दिया था। लेकिन कार्य समय से पहले पूरा होता देख योगी ने कपट किया और मुर्गे की बांग सुना दी, यानी कि सुबह होने का झूठा संकेत दिया, जिससे क्रोधित होकर भीम ने अपनी लात जमीन पे दे मारी, जिससे वहां एक जलधारा फूटी और विशाल कुंड बन गया। इसे आज भी किले में भीम ताल कुंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह घटना वास्तव में हुई थी, इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर है कि चित्तौड़ की पहचान सदियों से सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि लोक कथाओं और किंवदंतियों से भी जुड़ी रही। इसी स्थान के पास मौजूद है चित्तौड़गढ़ का एक और प्रसिद्ध और रहस्यमय स्थल, जिसे गोमुख कुंड कहा जाता है। पहाड़ी की चट्टानों के बीच बने पत्थर के गौमुख से निरंतर जलधारा निकलती रहती है और नीचे बने कुंड में गिरती रहती है। राजस्थान जैसी शुष्क भूमि में यह दृश्य अपने आप में आश्चर्य पैदा करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भीषण गर्मियों में इसका पानी ठंडा महसूस होता है, जबकि सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म। सबसे हैरानी की बात यह है कि सदियों बीत जाने के बाद भी इस जलधारा का वास्तविक स्रोत पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। यही कारण है कि गौमुख कुंड चित्तौड़गढ़ के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक गिना जाता है। जब दुश्मन सेनाएं महीनों तक इस दुर्ग को चारों ओर से घेर लेती थीं, तब यही जल स्रोत किले के भीतर रहने वाले हजारों लोगों की जीवन रेखा बन जाता था। गोमुख कुंड के ठीक पास एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, जहां शिवलिंग का जलाभिषेक खुद गोमुख से गिरने वाली जलधारा से होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रानी पद्मिनी भी यहाँ भगवान शिव की पूजा करने जाया करती थी। चाहे इस कथा का ऐतिहासिक प्रमाण मिले या नहीं, लेकिन आज भी हजारों श्रद्धालु इस स्थान को विशेष श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। मेवाड़ का उदय और चित्तौड़ का निर्माण। अगर किंवदंतियों की धुंध से बाहर निकलकर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो चित्तौड़गढ़ के किले की कहानी हमें लगभग 7वीं शताब्दी में ले जाती है। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण मौर्य वंशीय शासक राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम पहले चित्रकूट पड़ा, जो समय के साथ बदलकर चित्तौड़ कहलाने लगा। अरावली की ऊंची पहाड़ी पर बने इस दुर्ग का स्थान बेहद रणनीतिक था। लगभग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहां से दूर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। यही वजह थी कि समय के साथ यह केवल एक किला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शक्ति और सुरक्षा का केंद्र बन गया। लेकिन चित्तौड़ का इतिहास वास्तव में तब बदलता है जब 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, बप्पा रावल।
बप्पा रावल को मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने मौर्य शासकों को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। इसके साथ ही चित्तौड़ एक नए युग में प्रवेश करता है। आने वाली कई सदियों तक यह दुर्ग गुहिल और बाद में सिसोदिया राजवंश की शक्ति का प्रमुख केंद्र बना रहा। समय के साथ मेवाड़ की ताकत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ती चली गई। कई पीढ़ियां बीती, कई शासक आए और गए, लेकिन चित्तौड़ की महत्ता लगातार बढ़ती रही। फिर आया 13वीं शताब्दी का अंत। उस समय मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे महाराजा रावल रतन सिंह। इतिहास में उन्हें चित्तौड़ के अंतिम गुहिल शासकों में गिना जाता है। इसी दौर में एक ऐसी कथा भी जुड़ती है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को आकर्षित किया। ये कथा है रानी पद्मिनी की। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर के राज्यों और दरबारों तक पहुंचने लगी। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। रानी पद्मिनी को देखने और उनसे जुड़ी कई लोकप्रिय घटनाओं का सबसे प्रसिद्ध वर्णन हमें 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत में मिलता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के लगभग 200 वर्ष बाद लिखा गया था। इसी पद्मावत में वर्णन मिलता है कि रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें देखने की इच्छा जताई। कथा के अनुसार जब वह चित्तौड़ पहुंचा तो उसे महल में लगे एक दर्पण के माध्यम से रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया गया। कहा जाता है कि उसी क्षण से वह रानी पद्मिनी को पाने के लिए जुनूनी हो गया और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। हालांकि कई आधुनिक इतिहासकार और शोधकर्ता इस कथा को एक साहित्यिक या लोक कथात्मक परंपरा का हिस्सा मानते हैं। उनका तर्क है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तव में रानी पद्मिनी को कभी देखा नहीं था और चित्तौड़ पर उसका आक्रमण राजनीतिक तथा सामरिक कारणों से प्रेरित था, न कि किसी प्रेम कथा के कारण। इतिहास और लोक कथाओं के बीच ये बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात निर्विवाद है। साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तव में चित्तौड़गढ़ की ओर कूच किया और उसके बाद जो हुआ उसने इस दुर्ग को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर हमला। साल 1303 अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर तो बढ़ा, लेकिन अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित इस दुर्ग को जीतना आसान नहीं था। किले तक पहुंचने का रास्ता संकरा था। चारों ओर मजबूत प्राचीरें थीं और भीतर हजारों सैनिक रक्षा के लिए तैयार थे। यही कारण था कि खिलजी ने सीधे आक्रमण के बजाय लंबी घेराबंदी का रास्ता चुना। धीरे धीरे चित्तौड़ चारों ओर से घिर गया। किले के बाहर दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना डेरा डाले बैठी थी, जबकि भीतर मेवाड़ के योद्धा हर हमले का जवाब दे रहे थे। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह और फिर महीने। तलवारों की टक्कर के साथ साथ अब ये धैर्य की भी लड़ाई बन चुकी थी। किले के भीतर मौजूद संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। राजपूत योद्धा पूरी वीरता के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अब यह स्पष्ट होने लगा था कि युद्ध अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। राजपूत परंपरा के अनुसार जब पराजय लगभग निश्चित दिखाई देने लगती है, तब दो शब्द इतिहास में दर्ज होते हैं, जौहर और साका। जौहर यानी महिलाओं द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करना, और साका यानी पुरुषों को केसरिया बाना पहनकर अंतिम सांस तक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ना। उधर रणभूमि में रावल रतन सिंह और उनके योद्धा दुश्मन का डटकर सामना कर रहे थे। तलवारों की टंकार से पूरा मैदान गूंज रहा था। घोड़ों की टापें, सैनिकों की हुंकार, ढालों से टकराती तलवारों की आवाज और चारों ओर उड़ती धूप। ऐसा लग रहा था मानो चित्तौड़ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा हो। राजपूत योद्धा जानते थे कि ये युद्ध केवल भूमि का नहीं बल्कि स्वाभिमान का युद्ध है। इसलिए वे पीछे हटने के लिए नहीं बल्कि अंतिम क्षण तक लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन युद्ध का पलड़ा धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना की ओर झुकने लगा। लड़ते लड़ते रावल रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए। उनके साथ असंख्य राजपूत योद्धाओं ने रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब यह समाचार किले के भीतर पहुंचा तो हर किसी को समझ आ गया कि अब चित्तौड़ को बचा पाना संभव नहीं है। इसके बाद वो निर्णय लिया गया जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। कहा जाता है कि उस रात महलों और मंदिरों में दीपक जल रहे थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं, बहनें अपने भाइयों को अंतिम बार देख रही थीं और पूरे दुर्ग में मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी। राजपूत महिलाएं दुल्हन की तरह सज रही थीं,
लाल चुनरिया, आभूषण और श्रृंगार सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी शुभ अवसर पर होता है। फर्क इतना था कि ये सजावट जीवन की शुरुआत के लिए नहीं बल्कि अंतिम विदाई के लिए थी। लोक परंपराओं के अनुसार रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर का मार्ग चुना। अग्निकुंड प्रज्वलित किए गए और देखते ही देखते लपटे आकाश को छूने लगी। रानी पद्मिनी सबसे आगे खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अटूट संकल्प था। उन्होंने अग्नि की ओर देखा और बिना एक पल रुके उसमें प्रवेश कर गईं। उनके पीछे करीब 16,000 महिलाओं ने एक एक कर उस अग्निकुंड में छलांग लगा दी। पूरा किला आग की लपटों से भर गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि किले की दीवारें भी मानो कांप उठी। लेकिन जौहर के साथ कहानी समाप्त नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुआ साका। राजपूत पुरुषों ने केसरिया बाना धारण किया। वे जानते थे कि अब उनके लौटने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी उनके चेहरों पर भय नहीं था, केवल एक संकल्प था, अंतिम सांस तक लड़ना। सुबह होते ही किले के द्वार खोल दिए गए। केसरिया वस्त्र पहने राजपूत योद्धा मृत्यु को सामने देखकर भी रणभूमि की ओर बढ़ चले। वे जीत या हार के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। अंततः चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में चला गया, लेकिन उसे वहां ना तो राजपूतों का आत्मसम्मान मिला और न ही अदम्य साहस पराजित कर पाया। उसके हिस्से आई केवल जली हुई राख, वीरगति को प्राप्त योद्धाओं की स्मृतियां और इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसने चित्तौड़गढ़ को अमर बना दिया। लेकिन चित्तौड़ की परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी। आने वाली सदियों में इस दुर्ग को दो और जौहर देखने थे, चित्तौड़ का दूसरा महायुद्ध और जौहर। अलाउद्दीन के आक्रमण के बाद समय बीता। चित्तौड़ के राजवंश बदले और मेवाड़ फिर से अपनी शक्ति जुटाने लगा। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा जैसे महान शासकों ने चित्तौड़गढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विजय स्तंभ जैसे भव्य स्मारक इसी काल की देन है। इसके बाद मेवाड़ को एक और महान योद्धा मिला, महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास राणा संगा के नाम से जानता है। राणा संगा के समय मेवाड़ उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजपूत शक्तियों में गिना जाता था। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे। एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे लगातार युद्ध लड़ते रहे। लेकिन 1528 में उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ एक कठिन दौर में प्रवेश कर गया। राणा संगा के बाद उनके पुत्र राणा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनमें अपने पिता जैसी नेतृत्व क्षमता नहीं थी। राज्य के भीतर असंतोष बढ़ रहा था और बाहरी शत्रु लगातार अवसर की तलाश में थे। ऐसे समय में मेवाड़ की सबसे प्रभावशाली शख्सियत बन के उभरी राणा संगा की पत्नी रानी कर्णावती। वो केवल एक रानी नहीं थी बल्कि संकट के समय मेवाड़ की ढाल बनकर खड़ी थी। उधर गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। मालवा पर अधिकार करने के बाद उसकी नजर अब राजपुताना के सबसे प्रतिष्ठित दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर थी। साल 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। किले की घेराबंदी शुरू हुई और धीरे धीरे हालात गंभीर होते चले गए। राजपूत वीरता के साथ लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन की संख्या और संसाधन कहीं अधिक थे। किले के भीतर यह समझ आने लगा कि अब विजय की संभावना बहुत कम बची है। बताया जाता है कि इसी समय रानी कर्णावती के नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। उधर जौहर की अग्नि प्रज्वलित हुई और इधर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना धारण कर साका किया। वे जानते थे कि अब जीवित लौटना संभव नहीं है, फिर भी वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। चित्तौड़ एक बार फिर रक्त, अग्नि और बलिदान का प्रतीक बन गया। हालांकि बहादुर शाह ने अंततः किले पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन चित्तौड़ की आत्मा को नहीं जीत पाया। कुछ ही वर्षों बाद मेवाड़ ने फिर अपनी शक्ति प्राप्त कर ली और चित्तौड़ एक बार फिर राजपूतों के हाथ में लौट आया। चित्तौड़ का तीसरा महायुद्ध और जौहर। साल 1568 चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक और युद्ध के लिए तैयार था और इस बार दुर्ग की ओर बढ़ रहा था मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक अकबर। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। अपने सरदारों की सलाह पर उन्होंने राज परिवार और उत्तराधिकारी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और अरावली के दुर्गम क्षेत्रों की ओर चले गए। लेकिन चित्तौड़ को खाली नहीं छोड़ा गया। दुर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई वीर योद्धाओं जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को। एक तरफ मुगल साम्राज्य की विशाल सेना थी तो दूसरी तरफ सीमित संसाधनों के साथ लड़ने वाले राजपूत योद्धा। फिर भी चित्तौड़ ने हार मानने से इनकार कर दिया। महीनों तक किले की प्राचीरों से तीर और तोपों का जवाब दिया जाता रहा। अकबर की सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसे कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा।
युद्ध लगातार लंबा खिंचता गया। कहा जाता है कि घेराबंदी के दौरान मुगलों ने सुरंगें खोदी, बारूद का इस्तेमाल किया और किले की दीवारों को तोड़ने की अनेक कोशिशें की, लेकिन आखिरकार फरवरी 1568 में वह क्षण आ गया जब किले का बचपाना लगभग असंभव दिखाई देने लगा। चित्तौड़ ने एक बार फिर वही निर्णय लिया जो उससे पहले 2 बार लिया जा चुका था, जौहर। राजपूत महिलाओं ने अग्निकुंडों की ओर कदम बढ़ाए। इतिहासकारों के अनुसार हजारों महिलाओं ने उस रात जौहर किया। पूरा दुर्ग एक बार फिर अग्नि की लपटों में चमक उठा। सदियों पुरानी परंपरा तीसरी बार दोहराई जा रही थी और इस बार वीर पत्ता सिसोदिया की पत्नी वीरांगना फूल कंवर ने इस जौहर का नेतृत्व किया। इसके बाद शुरू हुआ साका। जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में राजपूतों ने ऐसी वीरता दिखाई कि उनकी गाथाएं सदियों बाद भी सुनाई जाती। आखिर में चित्तौड़गढ़ मुगल सेना के अधिकार में चला गया। महाराणा कुंभा और चित्तौड़ का स्वर्ण युग। मित्रों, चित्तौड़गढ़ की कहानी केवल युद्धों और जौहरों तक सीमित नहीं है। इन संघर्षों के बीच इस दुर्ग ने एक स्वर्ण युग भी देखा, जिसे इतिहास महाराणा कुंभा के नाम से याद करता है। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे महाराणा कुंभा को भारत के महानतम राजाओं में गिना जाता है। कहा जाता है कि अपने शासन काल में उन्होंने 32 से अधिक महत्वपूर्ण दुर्गों पर नियंत्रण स्थापित किया था और मेवाड़ को उस समय की सबसे शक्तिशाली राजपूत शक्तियों में बदल दिया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत युद्ध नहीं थी, बल्कि निर्माण कार्य भी थे। आज चित्तौड़गढ़ में जो भव्य स्मारक पर्यटकों को सबसे पहले आकर्षित करता है, वह है विजय स्तंभ। करीब 37 मीटर ऊंचा और 9 मंजिला यह स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति में बनवाया था। पीले बलुआ पत्थर से बना यह स्तंभ केवल एक विजय स्मारक नहीं, बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई एक विशाल पुस्तक जैसा है। इसकी दीवारों में देवी देवताओं, योद्धाओं, राजाओं और पौराणिक कथाओं की असंख्य मूर्तियां उकेरी गई हैं। आज भी जो व्यक्ति इसकी संकरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है, उसे पूरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और आसपास के विशाल मैदान का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। शायद इसी ऊंचाई से कभी मेवाड़ के सैनिक दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते होंगे। विजय स्तंभ के अलावा किले के भीतर स्थित कुंभा महल भी महाराणा कुंभा की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यही चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा महल परिसर है। आज भले ही इसकी दीवारें खंडहरों में बदल चुकी हूँ, लेकिन एक समय यही मेवाड़ का शाही सत्ता का केंद्र हुआ करता था। कई स्थानीय मान्यताएं तो ये तक कहती है कि रानी पद्मिनी और बाद के राजवंशों से जुड़ी अनेक घटनाएं भी इसी परिसर के आसपास घटित हुई थी। चित्तौड़गढ़ में मौजूद एक और अद्भुत स्मारक है कृति स्तंभ। लगभग 22 मीटर ऊंचा यह स्तंभ विजय स्तंभ से भी पुराना माना जाता है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा बकरेवाल ने भगवान आदिनाथ की स्मृति में करवाया था। इसकी दीवार पर जैन तीर्थंकरों की बारीक नक्काशी आज भी मध्यकालीन भारत की शिल्पकला दर्शाती है। आज का चित्तौड़गढ़ किला पत्थरों में छिपा एक जीवित इतिहास। चित्तौड़गढ़ किले तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर लंबी घुमावदार चढ़ाई पार करनी पड़ती है। रास्ते में एक के बाद एक 7 विशाल द्वार आते हैं, जिन्हें दुश्मन की प्रगति को धीमा करने के लिए बनाया गया था। और जब आप इन विशाल द्वार से होकर अंदर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आपकी नजर इस किले के असाधारण आकार पर पड़ती है। लगभग 700 एकड़ में फैला ये दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते से ऊपर चढ़ना पड़ता है। किले की परिधि लगभग 13 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी सुरक्षा के लिए 7 विशाल द्वार बनाए गए थे। इनमें रामपोल सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। सदियों पहले ये द्वार आक्रमणकारियों और मेवाड़ के योद्धाओं के बीच पहली टक्कर के साक्षी बने थे। लेकिन चित्तौड़गढ़ की सबसे बड़ी ताकत इसकी दीवारें नहीं थी। इस किले की असली शक्ति थी इसकी जल व्यवस्था। इतिहासकारों का मानना है कि चित्तौड़गढ़ उन गिने चुने दुर्गों में था जहां लंबे से लंबे घेराव के दौरान भी पानी की कमी नहीं पड़ती थी। जब आप किले के भीतर घूमते हैं तो जगह जगह जलाशय, कुंड और तालाब दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि एक समय इस दुर्ग के भीतर कुल 84 जलाशय की बात का प्रमाण है। इनमें से लगभग 30 ही आज बचे हैं, लेकिन वे आज भी इस बात का प्रमाण हैं कि मध्यकालीन भारत में जल संरक्षण की व्यवस्था कितनी उन्नत थी। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार किले के भीतर बनी अधिकांश इमारतों का पत्थर भी इसी पहाड़ी से निकाला गया था। जहां जहां से पत्थर निकाले गए, समय के साथ वे स्थान गहरे गड्ढों में बदल गए और बाद में उन्हें जलाशयों का रूप दे दिया गया। यानी जिन पत्थरों से महल, मंदिर और प्राचीर बनी, उन्हीं जगहों ने आगे चलकर किले की प्यास भी बुझाई। इसके अलावा किले के भीतर चलते हुए एक और नाम बार बार सुनाई देता है, पन्नाधाय।
वही पन्नाधाय जिन्होंने मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान दे दिया था। कहा जाता है कि यदि उस रात पन्नाधाय यह निर्णय नहीं लेती तो शायद मेवाड़ का इतिहास ही बदल जाता। आज भी चित्तौड़गढ़ नाम का नाम लेते ही वीरता और बलिदान की जिन कहानियों का स्मरण हो आता है उनमें पन्नाधाय का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है। किले के भीतर मौजूद मंदिर इसकी एक और पहचान है। आज भी यहाँ करीब 19 प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिनमें कलिका माता मंदिर और मीराबाई मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मीराबाई मंदिर उस महान कृष्ण भक्त संत कवित्री की याद दिलाता है जिनकी भक्ति की गूंज आज भी पूरे भारत में सुनाई देती है। माना जाता है कि मीराबाई ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय मेवाड़ में बिताया था। इसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को देखते हुए वर्ष 2013 में यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान के हिल फोर्ट्स समूह के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह सम्मान केवल एक किले को नहीं बल्कि उन अनगिनत कहानियों को मिला जो सदियों से इसकी दीवार में कैद हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो भारत के कौन से गांव या शहर से देख रहे हैं और क्या आपने चित्तौड़गढ़ किला देखा है? और राजपूतों की आन बान और शान कहे जाने वाले इस चित्तौड़गढ़ का इतिहास जानकर आपको कैसा महसूस हुआ? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही हैरान कर देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।